नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक दुबे। मैं एक टीचर हूं और आज मैं अपना वीडियो बना रहा हूं। कुछ टॉपिक जो हैं सीबीएसई के कंपटीशन में, आईआईटी नीट में आने वाले जो भी टॉपिक हैं उनका मैं एक एक करके सबका वीडियो बनाऊंगा। आज का मेरा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स एक ही सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं। उनमें से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो हम इसे समझेंगे। सबसे पहला डिफरेंस, सबसे पहले जो काइनेमेटिक्स है वो एक इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी वेयर वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑनली. We are not bothering about the cause of motion. If we are considering cause of motion also in our account, then it will be called dynamics. इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ शुद्ध गतिकी इसको कहते हैं काइनेमेटिक्स को। यहाँ पे सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, सिर्फ गतिमान चीज़ों की स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम मोशन के कॉज की, मोशन किस वजह से हो रहा है, उसका कारण क्या है, इसकी स्टडी नहीं करते। वो स्टडी हम डायनेमिक्स में करते हैं, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी मेरा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट समझाना चाहता हूँ, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और पाथ लेंथ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये टर्म्स काइनेमेटिक्स में स्टडी किए जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस आप लोग जानते हैं, जो कि पाथ लेंथ है। अगर कोई पर्सन यहाँ से यहाँ जाता है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाता है और पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक जाता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी अगर x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर y है, तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पर्सन विल बी x plus y. Or we can say total path length is x plus y, and it is also called as distance traveled. तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल पाथ लेंथ इज x plus y, सारी चीजें सेम है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, जो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्प्लेसमेंट वो है जिससे जो इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। तो अगर हम इसी एग्जांपल को लेके चलें, प्रारंभिक बिंदु इसका 1 है, 1 से ये व्यक्ति 2 पे गया है और 2 से फिर ये 3 पे गया है। तो मिनिमम डिस्टेंस, सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर पाथ, ही इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो दिस इज रेक्टेंगल। अब अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंफर्म वन थिंग, दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, व्हाइल डिस्टेंस इज स्केलर। ये सिर्फ स्केलर है। इसमें डिफरेंस क्या है वेक्टर और स्केलर में? इसमें ये डिफरेंस है कि स्केलर एक अदिश राशि को कहते हैं जिसमें कोई दिशा नहीं होती, इसकी कोई दिशा नहीं है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कितना है फॉर इस एग्जांपल में? x plus y is the magnitude of distance, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। आप देखिए, पहले ये व्यक्ति इधर जा रहा था, फिर उधर जा रहा था, इसलिए डिस्टेंस में कोई भी दिशा या डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन विस्थापन, बट इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में ऐसा है कि ये प्रारंभिक से अंतिम बिंदु, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ displacement, and displacement is a vector quantity also. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें हमको अगर बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, तो हम फाइनल से फाइनल की तरफ एक एरो का मार्क कर देंगे जो ये बताता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट जो है, displacement is minimum distance between
final point and initial point. So we can say if it is a right angle triangle, we can say that it is under root x square plus y square. इसे हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी समझ सकते हैं. हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करें अगर, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, this point is called point of reference, that is origin 0, 0. Here x coordinate is also 0 and y coordinate is also 0. x और y दोनों के मान शून्य है, 0 है. तो यहां से एक व्यक्ति, one person is standing at this point and now he is moving towards east and then he is moving towards north. तो इसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3. तो ये एरो मैं इस तरीके से लगा दे रहा हूं. ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है. ये एरो इसलिए लगाया गया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एरो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जो व्यक्ति है वो यहां से यहां तक गया है. He has moved from this initial point to final point, so displacement will be under root x2 minus x1, x3 minus x1 square plus y3 minus y1 square. तो मैं मतलब एक बार और इसको क्लियर कर दूं आपको, शायद है तो इससे आपकी ये बात क्लियर हो जाए कि डिस्प्लेसमेंट इज x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इस तरीके से हम मैथ के एग्जांपल को यहाँ पे पुट कर रहे हैं. मैथ की जो दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस निकाली जाती है वो कैसे निकलती है, उस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया मैंने और मैंने ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की निकाल दी. इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्पीड की तरफ, वेलोसिटी की तरफ. वो क्या होती है उन्हें भी समझ लेते हैं. उसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ मूव करेंगे. तो सबसे पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Very simple formula we have learned in earlier classes also, and this is simple distance upon time. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर है, तो स्पीड भी स्केलर है. तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई. अदिश राशि, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है. आप यहां से थोड़ी दूर सड़क पे चलते हैं, फिर राइट मुड़ जाते हैं, फिर लेफ्ट मुड़ जाते हैं. आपकी स्पीड भले ही कांस्टेंट हो या कांस्टेंट ना हो, लेकिन फॉर्मूला हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करेंगे और हम पाएंगे कि ये एक अदिश या स्केलर क्वांटिटी है. इसके बाद वेलोसिटी की तरफ मूव करते हैं. तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको v इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी अपॉन टाइम. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर होने की वजह से ये जब टाइम से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वेलोसिटी मिल रही है. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसके बाद हम एवरेज वेलोसिटी की ओर बढ़ेंगे. एवरेज वेलोसिटी इज, here we will write average velocity is total
or we can say displacement अपॉन टाइम। यहां पे मैंने एवरेज वेलोसिटी टर्म का यूज किया है और यहां पे मैंने कभी भी टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होगा और वो होगा फाइनल पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। इसलिए इसका भी फॉर्मूला सेम है, जैसा वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, एवरेज वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस मतलब एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी फॉर एग्जांपल 6:52 पे आप किसी व्हीकल पे जा रहे हो और 6:52 पे आप उस व्हीकल पे थे, तो उस 6:52 टाइम पे जो वेलोसिटी थी, एग्जैक्टली 6:52 टाइम पे जो भी वेलोसिटी हो रही थी, पीएम 6:52 पीएम या एम जो भी हो, आप किसी व्हीकल से जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड instantaneous velocity, and the formula for instantaneous velocity is ds upon dt, where s is displacement, here s is displacement, now ds upon dt is the instantaneous velocity। तो ये वेलोसिटी की कुछ चीजें हमने सीखी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि एक्सेलरेशन is rate of change of velocity with respect to time. When we calculate the rate, it is we are comparing with respect to time. So acceleration is represented by a, and it is change in velocity upon time, the rate of change of velocity. So change of velocity means v2 minus v1 is the change. v2 is final velocity, v1 is initial velocity upon time taken. So this is the formula for acceleration, and if v2 is v and v1 is u, then we can say that acceleration is v minus u upon t. So this is the acceleration, the formula for acceleration. When we will study about the equations of motion, then we should consider that these equations are only for constant acceleration. If acceleration is varying, then we can't use this type of formula. So this is called acceleration, and if I talk about equations of motion, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यही से डिराइव कर सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t फॉर्मूले से। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो अगर हम यही से इसी फॉर्मूले से आगे बढ़े, इस t को इधर ट्रांसफर करें, तो at इज v माइनस u, फ्रॉम हियर वी कैन डिराइव v इज u प्लस at। Now I want to tell one thing, that this acceleration is a vector quantity. It is also a vector quantity because v2 and v1 both are vector quantity. So this acceleration is also a vector quantity. Now we have derived first equation, v is equal to u plus at. Now we will come to the second equation of motion, that is, second equation is s is equal to ut plus half at square. We know all these terms. S is displacement, u is initial velocity, t time taken, half is a constant, a acceleration, and t is time. Now how can we derive this equation? This is also one of the important question. So I will try this method by, I will try this derivation by graphical method. So what is the graphical method? Graphical method means plotting a graph and then calculating the value of displacement. So this derivation requires one graph, and we should know that displacement is the area covered by velocity time graph and time axis. You should know that
I am repeating once again that displacement is area covered by velocity time graph, keeping in mind that we are comparing it with, we are calculating it with time axis. The area covered by velocity time graph and time axis is called acceleration. So here it is, we are representing time. This is our reference point 0, 0. Let the initial velocity be u. Here we are representing velocity only. तो ये वेलोसिटी है, सपोज फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और जो पर्सन है वो t टाइम तक ट्रेवल कर रहा है. तो इसके लिए हम अब जानते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देन ओनली वी कैन यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप नहीं यूज कर सकते. इस बात को मैं कंपटीशन पर्पस से आपके सामने रख रहा हूँ. वैसे तो हम इक्वेशन जानते हैं, लेकिन इसका कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है, इसलिए हमें ये बात जाननी जरूरी है कि एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट होना चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. So acceleration is constant, so the graph will be a straight line between v and I have marked various points. This point is O, this is A, B, C and D. Now I am deriving the value of the second equation, the displacement. So what is the displacement? I said that the area covered by velocity time graph and time axis. So this is the portion which is covered by this graph and time axis. This graph, this dotted portion is between the graph and time axis. So displacement is area of this rectangle plus area of this triangle. We can say that it is a straight line, and in the angle between x and y axis is always 90. So here also it is parallel to this line, so this angle is also 90. Now for 90 we can calculate the area of this triangle with the help of formula half into base into height, or half into base into perpendicular. So S is area of A, B, C, D, E, O, or we can say area of O, A, B, E plus area of region E, B and C. So it is a triangle and this one is a rectangle, and they are forming one trapezium. We can directly use the formula of trapezium also, but I have divided for your convenience that it is, if one is rectangle and one part is triangle. Now we will calculate the area of rectangle first. So rectangle, what is the base? What is our base? Base is OA. Base is OA into height. Height is OE plus area of triangle. Now this is half into base into height. So base here is EB and height is CB. So using this formula, again we are coming to our next conclusion, that is OA. OA is the time taken. So time taken is T. So if this is T, EB will also be T, because these all are perpendicular. This is perpendicular. They both are parallel line, and these both are also parallel line. So we can say that it is U into T plus half into EB. EB is T again, and CB is, now we have to calculate the value of CB. How can we calculate? From here to here the distance is V.
From this point E to O, the distance is U. So if we deduct this distance, from this U from V, then we will get the length of CB also, because these both are parallel and these all lines are parallel. EB and OA and DC, these three lines are parallel, so we can use here V minus U. Now this is UT plus half. Now from first equation we know that V is equal to U plus AT. Now we have to calculate the value of V minus U. So V minus U is AT only. So here we are putting the value T into AT. So it will become, the displacement will become UT plus half AT square. This is our second equation of motion. So in this way we can derive the second equation of motion. Now we will come to third equation of motion, that is V square is equal to U square plus 2AS. Using this, we are not deriving it by graph but by some mathematical calculation. Like mathematical interpretation is S is UT plus half AT square and V is equal to U plus AT. So first we will calculate average velocity. So average velocity, initial velocity is U, final velocity is V. So average velocity will be V plus U plus V by 2 or V plus U by 2. So average velocity is V plus U by 2. Now displacement is V plus U by 2, that is its average velocity multiplied by time. Again we will use first equation of motion like this, V is equal to U plus AT, so T will become V minus U upon A. So we are using this formula here, T is equal to V minus U upon A, so it will be V plus U upon 2 into V minus U upon A. We can put bracket also. So from here we will derive V, this is A plus B and this one is A minus B. So formula for A plus B, A minus B is A square minus V square. So we can say V square minus U square. V square minus U square upon 2A. Now I am cross multiplying this. So it will become 2AS is equal to V square minus U square, or simply we can say V square is equal to U square plus 2AS. So this is our third equation of motion.